चलिए सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिताब का। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल रहे हैं आप, और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र भी है। एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका, आप इतनी उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, और आप सबको 2022 की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दिन का हम सबको बहुत बेसब्री। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर जबरन वसूली का इल्जाम लगाने के बाद गायब मुंबई पुलिस के साबिक पुलिस कमिश्नर की रिहाइशगाह पर फरार का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उनकी जुहू फ्लैट के बाहर ये नोटिस चस्पा किया गया है। अदालत के हुक्म के बाद ये नोटिस चस्पा किया गया है। ख्याल रहे कि तफ्तीशी एजेंसी के जरिए बार बार समन किए जाने के बावजूद परमबीर सिंह जांच में ताउन करने को तैयार नहीं है। तो मजीद बातचीत करेंगे इस मामले पर। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिरकार उनके घर पर फरार का नोटिस चस्पा किया गया। देखिए, 100 करोड़ रुपए के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर को वारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है। उनके कई समन जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई। नतीजा ये है कि मंगलवार को कोर्ट के नोटिस उनके जुहू स्थित मरबल फ्लैट के बाद चिपका दिया गया है। उस नोटिस में परमबीर सिंह को फरार घोषित किया गया। आपको बता दें कि इस नोटिस कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो संपत्ति को जब्त किया जाएगा। आप 17 नवंबर को मुंबई का कहा था कि वो बार बार समन देने के बाद भी कोर्ट समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट अब परमबीर को फरार घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में परमबीर सिंह को फरार घोषित करने का आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, और पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन एसपी ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानत वारंट भी जारी किया था। बिल्कुल, तो कई बार इस मामले को लेकर समाअत हो चुकी है और उनको भगौड़ा साबित करने की, करार देने की बात कही जा रही थी, और अब आखिरकार उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और देखना ये होगा कि अब इस मामले में क्या आगे कुछ होता है। अमित, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का कहना है कि मुल्क में बैंकिंग इस्लाहात की जरूरत है। जम्मू में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारों को आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हिम्मत तरक्की के लिए निर्मला सीतारमण ने सरमायाकारों से आगे आने की अपील की है। निर्मला सीतारमण का मानना है कि तरक्याती स्कीमों का फायदा मुस्तहकीन तक पहुंच रहा है। Since after 2019, we are seeing the Union Territory of Jammu and Kashmir go through a rapid progression. Projects which have been waiting for a long time are getting rapidly implemented. Sections of societies which have never had the opportunity of receiving any assistance from the government are getting it. And genuine business which can be conducted, which have no other way of getting or accessing credit, are also being provided credit. Those who took the loans, let it to become an NPA and didn't pay back the taxpayers' money, which is what is in the banks, we as a government have actively pursued them, whether they are in this country or whether they've gone away from India, and ensured that their properties are attached, ensured that the properties are through a legal process sold or auctioned out, and those monies have been paid back to the banks. We shall get back every money which has been taken from the bank and not serviced. It will come back to the banks. I want to assure the people of Jammu that this state will now be a lot more transparently governed. Banking will be available for each one of us, and taxpayers as well will be honored.
आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब पर है। पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल रोज नित नए वादे पंजाब की आवाम से कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में स्कूलों का बुरा हाल है। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों को ठीक करने का वादा किया है। केजरीवाल का मानना है कि पंजाब के स्कूलों में असातिज़ा नहीं है। केजरीवाल ने इस मौके पर इंकशाफ किया कि कांग्रेस के 25 अरकान असेंबली उनके राब्ते में हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। खासकर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। 24 लाख बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही टीचर है सारी क्लासेस के लिए, 7 क्लासों के लिए एक ही टीचर है। हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली नई किताब में मनमोहन सिंह की साबिका हुकूमत पर मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई न करने पर तनकीद की है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक्शन न लेना कमजोरी की अलामत है। उन्होंने लिखा कि जब किसी मुल्क में बेगुनाहों को मारने पर कोई पछतावा नहीं होता है तो तहम्मुल ताकत की अलामत नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत है। तिवारी ने मुंबई हमले की अमेरिका के 9/11 से मुवाजना किया और कहा कि हिंदुस्तान को उस वक्त फौरी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में उस वक्त की मनमोहन हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने ही पाले में किए गए गोल से कांग्रेस की सफों में खलबली मच गई है। तादीबी कमेटी के सदर ए.के. एंटनी पार्टी सदर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपद पहुंचे। आइंदा आनंद शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जराये के मुताबिक मनीष तिवारी पर तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का कहना है कि 26/11 मुंबई हमलों के बाद पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से उस वक्त की हुकूमत ने किस तरह मुकाबला किया, ये सब जानते हैं। उनका कहना है कि दहशतगर्दी पर मोदी हुकूमत की पॉलिसी साफ है, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिवारी जी ने ठीक ही कहा है, जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि अप्रोच टुवर्ड्स द टेररिज्म ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट बहुत हल्का था। इट वाज वेरी लूज, देयर वर सो मेनी लूज एंड्स। तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार का नीति है 0 टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है, कांग्रेस शुड इंट्रोस्पेक्ट। मनीष तिवारी की किताब ने हरीफों को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने 26/11 मुंबई हमलों पर किताब में किए गए तस्करे को कांग्रेस का कबूलनामा करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर खामोशी तोड़नी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी जी, उस पर है। और सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है। इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया।
ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं, चाहे जजेस का मामला हो, चाहे प्लेन उड़ाने का मामला हो, चाहे फाइटर जेट का मामला हो, चाहे आर्मी का हो, हर जगह पे महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है किया जा रहा है। महिलाओं की हिस्सेदारी और अच्छे तरीके से हो तो उसमें कंपल्सन लाने का काम किया, कंपल्सरी लाने का काम किया। तो यही एक ज़रिया, यही एक तरीका होता है कि हम रिजर्वेशन दें, हम उनको आगे लाने का ये करें, साथ में एक बरोबर का सम्मान मिले, एक बरोबर का न्याय देने का काम करें, तभी जाके वो इक्वलिटी आएगी ना। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गलवान में चीनी फौज के साथ खूनरेज झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को बादअज़मर्ग महावीर चक्र से नवाजा गया। कर्नल संतोष बाबू के हमरा इस मिशन का हिस्सा रहे दीगर शहीद जवानों को भी सदर जमहूरिया ने एजाज से नवाजा। नायब सूबेदार टोडोराम सोरेन, हवलदार पिलानी नायक देव सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को इस मिशन का हिस्सा थे और इनको एजाज दिया गया। हैदराबाद के इलाका नानक रामगोड़ा में आज सुबह गैस सिलेंडर फट पड़ा। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 11 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर फट पड़ा, जिसकी वजह से 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई और इसमें मुकीम 11 अफराद जो पेशे से लेबर बताए जा रहे हैं जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों को गच्चीबौली के एक निजी अस्पताल और उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నానక్రామగూడ గ్రామంలో హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటిలో సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అయిందనే సమాచారం తెలుసుకొని మేము అందరం ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సుమారుగా 5 గంటల సమయంలో ఈ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి కింది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో పోర్షన్లో ఉన్న వాళ్ళు నిద్రలేసి వాష్రూమ్ కానీ లైట్ వేయడంతో బ్లాస్ట్ జరిగినట్టుగా చెప్తున్నారు. ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో సుమారుగా ఒక 5-6 మంది నార్త్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్, ఎలక్ట్రీషియన్స్ పనిచేసే వాళ్ళు ఇంట్లో ఒక పోర్షన్ కిరాయి తీసుకొని ఉండడం జరుగుతుంది. వీళ్ళ రూమ్లో సిలిండర్ రాత్రి వంట చేసుకున్న తర్వాత అది ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోవడంతో లీక్ అయిందా, మరి ఇంకే ఇతరత్ర కారణాల వల్ల జరిగిందా అనేటటువంటి తదుపరి విచారణలో తెలియాల్సి ఉంది. తెల్లవారుజామున వీళ్ళు ఆన్ చేసినప్పుడు బ్లాస్ట్ అవడంతో అందులో ఉన్నటువంటి 6 మంది మరియు మొదటి అంతస్తులో ఉన్నటువంటి సుమారుగా 5 మంది, మొత్తం 11 మంది, అందరూ కూడా నార్త్ ఇండియాకి సంబంధించిన లేబర్. సుమారు 11 మంది గాయాలవడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ కూడా కొండాపూర్ ఏరియా ఆసుపత్రి మరియు ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తో పాటు రాఘవేంద్ర కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇందులో ఒక ఇద్దరి కండిషన్ మాత్రం కొంచెం బర్న్ ఇంజరీస్ ఎక్కువగా ఉంది, సీరియస్గా ఉంది. कर्नाटक में अल अमान के बैनर तले 25 मुस्लिम एनजीओज ने आपस में इत्तेहाद किया है। बंगलुरु में अल अमान वेलफेयर ट्रस्ट और रायचूर की आइफा फाउंडेशन के तहत एनजीओज की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई। कौम और मिल्लत की तालीम, माशी समाजी तरक्की के लिए एनजीओज को फाल रोल अदा करने की जरूरत पर कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि पूरी शफाफियत और मुनज़्ज़म तरीके से एनजीओज आगे आकर अपने अपने इलाकों में इंसानियत की खिदमत अंजाम दें तो कई मसाइल हल हो सकते हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, रायचूर और दीगर शहरों के एनजीओज के नुमाइंदों ने इस 2 रोजा इजलास में हिस्सा लिया और एक दूसरे के ताउन के साथ समाज में बड़े पैमाने पर फलाही काम अंजाम देने का अहद किया। एक प्लेटफॉर्म में जब आएंगे सब लोग, 4 लोग रहेंगे, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अगर इंडिविजुअल इदारा है तो उसमें है ना कोई पूछता नहीं। अगर इतने इदारे एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगी, क्योंकि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज और बाहर के स्टेट्स में जब खोलते हैं इदारा, तो उसमें है ना लोकल मैनेजमेंट कमेटी वो लोग अपने तौर पर काम करेगी। उसमें जो भी अकाउंट्स वगैरह खुलेंगे
तो वो जॉइंट अकाउंट रहेगा, उसमें हमारे लोगों को भी वो पूरा स्टेटमेंट आएगा, वहाँ की भी कमेटी के लिए पास भी स्टेट में रहेगा, वो छपाने की कोई बात नहीं रहती, उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहेगी। पे हेल्थ पे और कई इंटरेस्ट फ्री वुमेन एम्पावरमेंट पे इस पे काम करेंगे बोल के ये अलामान ट्रस्ट से हम लोग टाई अप हुए हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो तंजीमें हैं अलग अलग अपने अपने नाम से, इनके बैनर के नीचे इन एसोसिएशन विथ अलामान एजुकेशन ट्रस्ट को बेस बनाए हम लोग अम्ब्रेला में आ गए हैं। अपनी ट्रस्ट तो अपनी जगह रही थी, तो ये ट्रस्ट के अंडर में हम लोग काम करेंगे पूरा। और जैसे कि अनाउंसमेंट जैसा हुआ, आशियाना ओल्ड एज होम यहाँ पे बेंगलुरु में है, नेक्स्ट हमारे को हैदराबाद में एक फातिमा ओल्ड एज होम, ये अभी टोटल इनके पास 50, उनके पास 50, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये सोचते हुए आशियाना का एक ब्रांच वहाँ पे खोलेंगे इन कोलैबोरेशन इफ़ा फाउंडेशन और ये दोनों मिल। तो और कई काम हैं जो मिलके करना चाहिए। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने पहले अजान को लेकर ऐतराज किया था और अब उन्होंने भोपाल MVM कॉलेज के पास वाक़े दरगाह शहंशाह अमीर शाह की जियारत को आने वालों पर रोक लगाने की बात कही है। साध्वी प्रज्ञा ने दरगाह का मुआयना किया और इस मामले को लेकर खुद भोपाल कमिश्नर को खत लिखकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी के बयान को नए फतवे से ताबित किया है। यहाँ 1985 तक मजार नहीं थी, किस सन में बनी और इतना एकड़ों ज़मीन कवर कर ली। जहाँ अभी अपने पास विषय आया कि इसमें बाउंड्री वॉल कहीं टूटी है और तोड़ करके उसको रोड को चौड़ा किया है, तो हम उसको तुरंत बनाने के लिए कि यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और उनको सेफ रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय है। हमने सेन तो यहाँ लगा ली, यहाँ तो कोई भी आ रहा है, तो फिर कैसे उसको रोका जाएगा? विषय तो आप कलेक्टर साहब से बात करिए, फिर मैं भी करती हूँ। और भोपाल का मिजाज तो हमेशा से भाईचारे का रहा है। जहां तक अब मैं एक बात करता हूँ, अभी सुना एक कॉलेज के अंदर मज़ारात हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि मज़ारात पहले हैं या कॉलेज पहले बना। तो यकीनन आपको ये बात बता दें कि मज़ारात पहले है, कॉलेज बाद में बना है, यानी हमारी वक्फ की जमीन है। तो यहाँ के मुसलमानों का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है, कोऑपरेटिव, इमदाद करने वाला। और किसी जगह पे मज़ारात होने के बावजूद हमने रुकावट नहीं डाली। आज भोपाल की पुलिस लाइन में भी जाएंगे तो जमीन पुलिस लाइन में चली गई, लेकिन वहाँ मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और 5 वक्त नमाज होती है। गवर्नर हाउस के अंदर भी मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद कदीमी है, तो वहां भी नमाज होती है। ठीक है, सुरक्षा की वजह से कुछ लोगों को जाने दिया जाता है, कुछ को न जाने दिया जाता है, वो अलग मैटर होता है। इसी तरह MVM कॉलेज की बात जो आ रही है, तो कॉलेज बाद में बना है, वो वक्फ की जमीन है। और मैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से भी कहूंगा कि वो कानूनों को खंगालें और हमारी जमीनों को बहाल कराने की कोशिश करें। ये अगर बात की जाएगी तो बात दूर तक जाएगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन कॉलेज का है, मज़ारात का नहीं है, वो वक्फ की जमीन है। और वक्फ की जमीन हमेशा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आ चुके हैं कि वक्फ जो है हमें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखिए क्रिप्टो की समझ पर हमारे इस खास पेशकश को। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी तेजी से पॉपुलर हो रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रखने वाले वॉलेट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्रिप्टो वॉलेट में आप क्रिप्टो एसेट्स और टोकन को स्टोर करते हैं। आपका रेगुलर वॉलेट जिसमें आप रुपए रखते हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो वॉलेट में डिजिटल करेंसी स्टोर करते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक वॉलेट एड्रेस या पब्लिक की और प्राइवेट की जरूरत होती है, जहां पब्लिक की किसी बैंक अकाउंट के नंबर की तरह काम करती है और प्राइवेट की उस अकाउंट के पिन या पासवर्ड की तरह। वॉलेट में रखे कॉइन प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड होते हैं, कोई दूसरा आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। पर्सनल वॉलेट का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म या फिर लार्ज होल्डिंग के लिए किया जाता है।
आप अपने वॉलेट के जरिए दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो भेज सकते हैं और आप अपने पास मल्टीपल वॉलेट भी रख सकते हैं, जैसे कि छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग वॉलेट और बल्क होल्डिंग के लिए दूसरा वॉलेट। वॉलेट आपको आपके इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग्स का रियल टाइम व्यू प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो वॉलेट आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने और इसके ट्रांजैक्शन को आसान बनाने में आपकी मदद करता है। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।